स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का एक नया चैप्टर सॉल्यूशन आज पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि सॉल्यूशन या विलयन क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होंगी, इनके कैरेक्टर क्या होंगे और इसके टाइप क्या होंगे। तो देखिए, सॉल्यूशन जो होंगे यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक तरह के सॉल्यूशन या ये कहिए कि ट्रू सॉल्यूशन को ही जो होगा ये हम लोग पढ़ेंगे। सामान्यतः ये होता है कि हम लोग सॉल्यूशन के अलग अलग प्रकार भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक सॉल्यूशन होता है, हमने सोडियम क्लोराइड को जल में घुला दिया, ये हो जाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा, जैसे मान लो ये हमारा मिल्क हो गया, ये ब्लड हो गया, ये हमारे दूसरे तरह के सॉल्यूशन होंगे। और तीसरा एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, ये हो गया सॉइल प्लस वाटर। ये तीसरे तरह के सॉल्यूशन हो गए। तो प्रत्येक सॉल्यूशन में सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। लेकिन अगर हम NaCl के सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को देखना चाहें तो हम किसी भी परिस्थिति में नहीं देख सकते हैं, चाहे हम कितना भी स्ट्रॉन्गर या इफिशिएंट माइक्रोस्कोप का यूज क्यों नहीं कर लें। ठीक दूसरे तरफ मिल्क या फिर ब्लड, इसके जो सॉल्यूट होते हैं कार्पसल्स होंगे, जैसे ब्लड के कार्पसल्स हैं, इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप लगाते हैं तो इनके कार्पसल्स को हम आसानी से देख लेते हैं। जैसे हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो ब्लड टेस्ट कराते हो तो डॉक्टर या पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं ब्लड के कंपोनेंट जैसे RBC, WBC, इनका मात्रात्मक अध्ययन ये बताते हैं कि आपके ब्लड के 1 मिलीलीटर में इतना RBC है, इतना WBC है, इतना प्लेटलेट्स है। तो ये चीज देखकर बता सकते हैं। यानी इसके सॉल्यूट नेकेड आई से तो नहीं दिखाई देते, लेकिन माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। और सॉल्ट प्लस वाटर, इसमें जो सॉल्यूट सॉइल हो गए, ये हमको नेकेड आई से भी दिखाई देते हैं। तो ये 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। पहले तरह के सॉल्यूशन को, यही सॉल्यूशन हमारा कहलाता है क्या, ये कहलाता है ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। ये हमारा कहलाता है कोलाइडल सॉल्व कहते हैं, और इसको नाम देते हैं क्या, सस्पेंशन कहते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में ना तो कोलाइडल सॉल्यूशन को ना ही सस्पेंशन को इंडिकेट करेंगे, सिर्फ हम लोग इस चैप्टर में ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, अब ये के सॉल्यूट पार्टिकल अगर नजर नहीं आए, ना ही नेकेड आई से ना ही माइक्रोस्कोप से, तो इनके सॉल्यूट पार्टिकल का साइज काफी कम होता है। इसके बाद ये होंगे, और इस सबसे बड़े सॉल्यूट पार्टिकल के साइज ये होंगे। अगर हम लोग साइज के हिसाब से चलते हैं तो ये आपका होता है क्या, ये 10 एंगस्ट्रम से कम, ये हो जाएगा आपका 10 एंगस्ट्रम टू 100 एंगस्ट्रम, और ये हो जाएगा 100 एंगस्ट्रम, ये हो जाएगा आपका क्या, मोर देन, ये हो जाएगा मोर देन 100 एंगस्ट्रम। तो हम लोग सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन को इंडिकेट करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन से हमको कोई मतलब नहीं है। ये हमारा जो भी चीज पढ़ेंगे वो सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन पर लागू होगा, क्योंकि इसके नेचर अलग होते हैं, इसके नेचर अलग होंगे और इसके नेचर अलग होंगे। तो ट्रू सॉल्यूशन को हम ये डिफाइन करते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो ये इसको डिफाइन करते हैं कि 2 कंपोनेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। किसी भी एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस 2 कंपोनेंट में जो कंपाउंड जिसकी मात्रा अधिक होती है वो कहलाता है हमारा सॉल्वेंट, और जिसकी मात्रा कम होगी वो कहलाएगा सॉल्यूट। तो ये एक हो जाएंगे, ये क्या होंगे, ये सॉल्वेंट। इसको हम लोग नाम देते हैं लार्जेस्ट
कंपोनेंट होता है और दूसरा होता है क्या, सॉल्यूट। ये जो होगा ये कहोगे लोएस्ट या कंपोनेंट, ये हो जाएंगे क्या, लोएस्ट कंपोनेंट। जिसकी मात्रा अधिक होगी लार्जर कंपोनेंट को कहेंगे सॉल्वेंट, और लोएस्ट कंपोनेंट को, लार्जेस्ट या लोएस्ट कंपोनेंट को कहेंगे क्या, सॉल्यूट कहेंगे। और ये दोनों मिलकर सॉल्यूशन का निर्माण करेंगे। तो ये हमारा सिर्फ सॉल्यूशन का डिफिनेशन ही नहीं है, इससे हम लोग सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक को भी जो होगा ये इंडिकेट कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो एक टर्म आ रहा है होमोजीनियस, ये भी सॉल्यूशन का कैरेक्टर होगा। दूसरा हो जाएगा मिक्सचर, ये भी सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक होगा। टू कंपोनेंट, ये भी जो होंगे ये सॉल्यूशन के क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो सबसे पहले इसका देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी सॉल्यूशन के कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक होंगे। सबसे पहला तो ये कहते हैं कि ये डेफिनेशन ये दे रहा है कि इसमें कंपोनेंट की संख्या 2 होनी चाहिए। तो एक कंपोनेंट का कभी भी सॉल्यूशन संभव नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन इन विच only one component is present is not possible, यानी सॉल्यूशन जिसमें एक कंपोनेंट उपस्थित हो ये संभव नहीं है। और अगर मान लो 2 कंपोनेंट होते हैं तो उसको नाम देते हो क्या, ये कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। एक होता है जिसको नाम दोगे बाइनरी सॉल्यूशन, ये होगा क्या, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट। अगर मान लो एक कंपोनेंट का तो सॉल्यूशन संभव नहीं है, अगर 2 कंपोनेंट हैं तो इसको नाम देंगे बाइनरी सॉल्यूशन। और ये भी हो सकता है कि अगर मान लो 3 कंपोनेंट हैं तो इसको नाम देते हैं क्या, टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें जो होंगे ये क्या होंगे, 3 कंपोनेंट होंगे। इसको नाम देते हैं क्या, टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। तो हमारे चैप्टर में हम स्पेशली बाइनरी सॉल्यूशन ही जो होगा ये इसमें पढ़ेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन नहीं पढ़ेंगे। देखिए एक कंपोनेंट है, इसके होमोजीनियस मिक्सचर को कहोगे कोई सॉल्यूशन संभव नहीं है या ये सॉल्यूशन होगा ही नहीं। अगर मान लीजिए 2 कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर है तो वो कहलाएगा बाइनरी सॉल्यूशन, और 3 कंपोनेंट का अगर होमोजीनियस सॉल्यूशन है तो ये कहलाएगा क्या, टर्नरी सॉल्यूशन कहलाएगा। दूसरा ये होता है कि दूसरा ये होगा कि सॉल्यूशन इज वन फेज। सॉल्यूशन जो होगा ये हमेशा वन फेज सिस्टम होगा। फेज का मतलब होता है क्या, भौतिक अवस्था, या ये कहिए कि ये जो होंगे फेज में अवस्था होते हैं। जैसे मान लो सॉलिड फेज हो गया, लिक्विड फेज हो गया या गैसियस फेज हो गया। तो अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है तो या तो सॉलिड फेज हो या फिर लिक्विड फेज हो या फिर जो होगा ये गैसियस फेज हो, लेकिन होगा क्या, एक ही फेज। अब मान लो जैसे मान लो ये होता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल होते हैं क्या, ये होते हैं तुमको एलवाइट। सॉलिड सॉल्यूशन में एग्जाम्पल जैसे मान लो ये लेते हैं ब्रॉन्ज। ये ब्रॉन्ज होता है कॉपर और जिंक का सॉल्यूशन होता है, लेकिन इसकी अवस्था क्या होगी, सॉलिड होगी। तो ब्रॉन्ज में सिर्फ एक ही फेज नजर आता है, वो हमारा क्या होगा, सॉलिड फेज। उसी तरह से जैसे मान लीजिए हम ये ले लेते हैं इथाइल एल्कोहल प्लस जल, इसको मिला दो तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, एक ही फेज नजर आएगा। और ये फेज हो जाएगा क्या, ये सिर्फ नजर आएगा तुम्हारा लिक्विड फेज नजर आएगा,
सिर्फ लिक्विड फेज नजर आएगा, ये नजर आएगा क्या, सॉलिड फेज। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जितने एल्वाइज है सबके सब सॉलिड फेज में होंगे। अब मान लो सोडियम क्लोराइड को जल में घुला दिए तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ लिक्विड फेज नजर आएगा। अगर मान लो चीनी को जल में घुला दिए, वो भी जो होगा ये सिर्फ लिक्विड फेज नजर आएगा। तीसरा ये हो सकता है, जैसे मान लो एयर हमारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्लस अदर गैसेस, इसका मिश्रण होता है। अब एयर में देखोगे तो ना तो तुम्हारा सॉलिड फेज नजर होगा, ना ही लिक्विड फेज नजर होगा, सिर्फ क्या नजर आता है, ये होता है गैसियस फेज जो होंगे ये नजर आएंगे। तो सॉल्यूशन हमेशा एक फेज का होगा, चाहे वो सॉलिड फेज हो सकता है, लिक्विड फेज हो सकता है, या फिर गैसियस फेज हो सकता है। तो ये सॉल्यूशन की दूसरी विशेषता होगी। अब इसको नोट डाउन पहले कर लीजिए। इसके और विशेषता में हम लोग देखते हैं, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ कंपोनेंट का अर्थ देखा। दूसरा शब्द देखो, इसमें टर्म है क्या, होमोजीनियस। तो सॉल्यूशन जो होंगे ये क्या होंगे, ये होमोजीनियस होंगे। तो तीसरा ये होगा कि देखो ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन इज होमोजीनियस। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट, और ये सॉल्यूट तथा सॉल्वेंट ये मिलकर सॉल्यूशन का निर्माण करेंगे। तो होमोजीनियस का मतलब होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सॉल्यूशन में समान होगा। जैसे मान लो हमने चीनी को जल में घुला ली, अब चाहे उस विलयन को हम ऊपर से थोड़ा निकाल लें, या फिर उस विलयन की मात्रा को कुछ बीच से निकाल लें, या उस विलयन को हम नीचे से निकाल लें, हर जगह विलयन में चीनी के सॉल्यूशन का मिठास हर जगह समान होगा, जो ये इंडिकेट करता है कि उसमें सॉल्यूट की मात्रा पूरे सॉल्यूशन में क्या होगी, समान होगी। तो होमोजीनियस का मतलब क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, या ये कहो कि रेशियो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन ऑलवेज रिमेन सेम, यानी पूरे विलयन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अनुपात क्या होना है, ये समान होगा। ये कहलाएगा हमारा क्या, होमोजीनियस सॉल्यूशन। तीसरा ये होता है, चौथा ये कहते हो कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डज नॉट लॉस देयर आइडेंटिटीज, इन सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन के निर्माण में सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेंगे और ये मिलकर बनाएंगे क्या, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं इनके प्रॉपर्टीज में परिवर्तन नहीं होगा, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर आपस में मिलकर सॉल्यूशन का निर्माण करें तो ये अपने प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे, ये क्या करेंगे, अपना प्रॉपर्टीज नहीं खोएंगे। और अगर ये प्रॉपर्टीज खो दिए तो फिर ये सॉल्यूशन नहीं कहलाएंगे। जैसे मान लो हमने सोडियम क्लोराइड को जल में मिला दिया, ये बन गया आपका NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। अब ये हो गया सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट। तो अब यहाँ ये हो सकता है कि जो सोडियम क्लोराइड का हमने सॉल्यूशन लिया था, इस सॉल्यूशन में ये क्या होंगे, ये रहेंगे किस रूप में, ये रहेंगे आपके Na++Cl- के रूप में। तो ये सोडियम क्लोराइड के प्रॉपर्टीज को भी जो शो करेगा और जल के प्रॉपर्टीज को भी शो करेगा। इसलिए ये कह सकते हो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। ये जो होंगे ये क्या होंगे, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन होंगे। अब मान लो सपोज करो हमने क्लोरीन को जल में डाल दिया,
ये हमारा सॉल्यूट था, ये हमारा सॉल्वेंट था। इसको जल में डालोगे तो ये बनेगा HCl और HOCl का फॉर्मेशन करेगा। अब ये HCl या HOCl, इसमें ना तो क्लोरीन के प्रॉपर्टीज होंगे और ना ही जो होंगे ये जल के प्रॉपर्टीज होंगे। अब इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट अपना प्रॉपर्टीज लॉस कर देता है, इसलिए इट इज नॉट एन एग्जाम्पल, इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होंगे? सॉल्यूशन के एग्जाम्पल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अपना प्रॉपर्टीज लॉस कर देते हैं। तो ये कहलाएगा क्या हमारा? ये सॉल्यूशन की एक अलग विशेषता होगी। और यही कैरेक्टर क्या किसका होता है? मिक्सचर का होता है। यहाँ मिक्सचर कहा गया क्या कि होमोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर की भी यही विशेषता होती है कि इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? मिक्सचर में अपना प्रॉपर्टीज लॉस नहीं करेंगे। तो इस विशेषता को ये भी रखेगा। इसमें एक और होता है, जब हम इसको मिक्सचर कह रहे हैं तो मिक्सचर में क्या होते हैं? रेशियो फिक्स नहीं होता। मिक्सचर में जो होंगे ये क्या होंगे? रेशियो फिक्स नहीं होंगे। तो ये कह सकते हो कि इन सॉल्यूशन रेशियो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नॉट फिक्स्ड। ये जो होंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अनुपात निश्चित नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए हमने 5 ग्राम NaCl ले लिया प्लस 10 ग्राम हमने H2O ले लिया, ये भी कहलाएगा क्या? सॉल्यूशन ऑफ NaCl कहलाएगा। चलो हम जो होगा ये 8 ग्राम NaCl ले लिए और इसको 10 ग्राम में घुला दी, या फिर यही 8 ग्राम हम NaCl ले लें, इसको हमने 15 ग्राम H2O में घुला दिया। हमने 3 रेशियो लिया, 5 ग्राम सॉल्यूट 10 ग्राम सॉल्वेंट, 8 ग्राम सॉल्यूट 10 ग्राम सॉल्वेंट, 8 ग्राम सॉल्यूट 15 ग्राम सॉल्वेंट। प्रत्येक रेशियो हमारे क्या है? अलग अलग है, लेकिन प्रत्येक कहलाएगा क्या? सोडियम क्लोराइड का ही सॉल्यूशन कहलाएगा। और ये भी विशेषता होता है किसका? ये विशेषता होता है मिक्सचर का। और एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर मान लीजिए सॉल्यूशन है तो उसका कुछ न कुछ कैरेक्टर होगा। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन भी कुछ न कुछ होंगे। जैसे मान लीजिए ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। इसमें मान लो सॉल्यूशन क्या क्या होता है? डेंसिटी हो सकता है। ये क्या होंगे? इसका कुछ न कुछ विस्कोसिटी का मान होगा, कुछ न कुछ जो होंगे इसके क्या होंगे? सरफेस टेंशन होंगे। मान लीजिए कुछ बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, कुछ जो होंगे ये मेल्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। ये सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज होते हैं। तो सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज ये डिपेंड करेंगे किस पर? ये डिपेंड करेंगे किस पर? ये डिपेंड करेंगे कि इट डिपेंड्स अपॉन कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, या फिर इसी को मिलाकर कह दो क्या? कंसंट्रेशन। इसी को मिलाकर कह दोगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर निर्भर करेंगे। अब देखिए मान लो कोई सॉल्यूशन है, उसकी डेंसिटी को काउंट करो। मान लो सॉल्यूट की मात्रा कम होगी, डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। सॉल्यूट की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाओगे डेंसिटी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये डिपेंडेंट क्या होगा? ये डिपेंडेंट होगा कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट और एंड सॉल्वेंट, या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंडेंट होगा। उसी तरह से विस्कोसिटी होता है, सरफेस टेंशन होगा, मेल्टिंग पॉइंट होंगे, बॉइलिंग पॉइंट होंगे। ये सारे के सारे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर निर्भर करते हैं या सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंपोजिशन पर निर्भर करते हैं। तो ये आपका होगा क्या? ये सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज होंगे। अब ये देखते हैं कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने तरह के हो सकते हैं। तो
पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए सॉल्यूशन के टाइप में, सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग उद्देश्य से या अलग अलग बेसिस से क्लासिफिकेशन हम लोग इसका करते हैं। तो अब चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो सबसे पहला हम एम ले रहे हैं, क्लासिफिकेशन का जो आधार है ये होता है हमारा क्या, ये होगा फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर, यानी ये हमारा क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो इस आधार पर ये क्या होंगे, ये कह सकते हो कि सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू 9 टाइप्स। ये जो होंगे ये 9 तरह के होते हैं। अब देखिए 9 तरह के कैसे कैसे हो जाएंगे। जैसे मान लो ये होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट में हमारा क्या हो सकता है, मान लीजिए सॉल्वेंट में हमारा ये हो जाए, सॉल्वेंट हो जाए सॉलिड, सॉल्यूट भी हो जाए क्या, सॉलिड, सॉल्वेंट हो जाए हमारा सॉलिड, सॉल्यूट हो जाए क्या हमारा लिक्विड, सॉल्वेंट अगर हो जाए क्या सॉलिड, और सॉल्यूट हो जाए क्या गैस। तो इसको देखो टाइप किस तरह से देते हैं, टाइप में पहले सॉल्यूट देन सॉल्वेंट, यानी सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन, लिक्विड का सॉलिड में सॉल्यूशन, गैस का सॉलिड में सॉल्यूशन। और जो सॉल्वेंट का नेचर होता है, प्रकृति होता है या फिजिकल स्टेट होते हैं, वही सॉल्यूशन के टाइप होंगे। तो अब इस तीनों में सॉल्वेंट हमारा क्या है, सॉलिड है, तो ये कहलाएगा आपका क्या, सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जितने भी एलॉयज हैं, जितने भी मिश्र धातु हैं, सबके सब क्या होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल होते हैं। ये हो जाएंगे क्या, एलॉयज। एलॉयज में जैसे अभी हमने देखा ब्रॉन्ज, ये होता है कॉपर प्लस जिंक, दोनों देखो क्या है, कॉपर भी सॉलिड है, जिंक भी सॉलिड है। अब ये मिलकर ब्रॉन्ज बनाएंगे, तो ब्रॉन्ज में इसका भी परसेंटेज फिक्स होता है, इसका भी परसेंटेज फिक्स होता है। अब कॉपर जो होते हैं और जिंक, ये अपना प्रॉपर्टीज ब्रॉन्ज में लॉस नहीं करते। मान लो दूसरा ये हम लेते हैं जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, इसका कंपोनेंट होता है, एक बढ़ा दो, ये हो गया कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, ये हो जाएंगे क्या, सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल। दूसरा होता है सॉल्यूट, हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा हमारा लिक्विड, और सॉल्वेंट हो जाएंगे क्या, सॉलिड। ये होता है सॉल्यूशन ऑफ मेटल इन Hg। देखो मेटल का स्टेट क्या हो जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा, और Hg का स्टेट या मरकरी का स्टेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिक्विड हो जाएगा। लोहे को छोड़कर सारे के सारे मेटल मरकरी में सॉल्युबल होते हैं, और इसको नाम देते हो क्या, एमलगम कहते हैं, इसको हम लोग एमलगम कहते हैं। या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट, मान लीजिए ये हो गया CuSO4 5H2O, ये हो गए क्या Na2CO3 10H2O, ये सारे हाइड्रेटेड सॉल्ट होंगे। अब देखो इसका स्टेट हो गया सॉलिड, ये हो गया क्या लिक्विड, सॉलिड में लिक्विड में सॉलिड का सॉल्यूशन। और तीसरा होता है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, ये हो जाएगा गैस का सॉलिड में सॉल्यूशन, ये होता है क्या H2 इन
प्लेडियम। ये जानते हैं कि प्लेडियम मेटल पर हाइड्रोजन गैस क्या होते हैं, ये एडजॉर्ब होते हैं, या फिर हाइड्रोजन इन निकल, हाइड्रोजन गैस निकल पर भी जो होंगे ये क्या होते हैं, ये एडजॉर्ब होते हैं। यह प्लेटिनम ये हमारा सॉलिड होगा, हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, ये लिक्विड होगा। अब देखो दूसरे टाइप में ये हमारा सॉल्वेंट हो गया लिक्विड, सॉल्यूट भी हो गए क्या लिक्विड, सॉल्वेंट हो गया, फिर हो जाएगा ये हो जाएगा लिक्विड, ये इसको ले लो सॉलिड, ये हो जाएगा लिक्विड, ये भी हो जाएंगे क्या लिक्विड, फिर ये भी हो जाएगा लिक्विड और ये हो जाएगा गैस। अब देखिए सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन, ये मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन होता है, जैसे मान लो सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, सॉल्यूशन इन H2O, जल में सॉल्ट का सॉल्यूशन, शुगर का सॉल्यूशन, यूरिया का सॉल्यूशन, ये सारे इसके एग्जाम्पल होंगे। लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन देखो इथाइल एल्कोहल प्लस H2O, ये हो जाएंगे क्या मिथाइल एल्कोहल प्लस H2O, क्योंकि एल्कोहल जल में किसी भी रेशियो में क्या होता है सॉल्युबल होते हैं, और एल्कोहल जो होंगे इनका भी अवस्था लिक्विड होगा और जल का भी अवस्था क्या हो जाएगा, ये लिक्विड हो जाएगा। और तीसरा होगा सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, जैसे मान लो ये जानते हैं कि O2 गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये ऑक्सीजन गैस जल में घुलनशील होते हैं और जिसके कारण जल के अंदर एक्वेटिक प्लांट या एनिमल्स जो होंगे ये जिंदा रहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ये भी ले सकते हो, ये हमारा कहलाता है क्या कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं जल में घुलनशील करते हैं या सॉल्युबल करते हैं, CO2 ये करते हैं क्या डिसॉल्व्ड इन H2O। और इसमें देखिए सॉल्वेंट का अवस्था हमारा क्या था, सॉल्वेंट का अवस्था था हमारा लिक्विड, तो ये कहलाएगा क्या हमारा, ये कहलाएगा लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर मान लीजिए सॉल्वेंट का अवस्था गैस होता है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, गैसीय सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्वेंट गैस हो, सॉल्यूट हमारा क्या हो सॉलिड हो, फिर सॉल्वेंट गैस हो, सॉल्यूट हमारा क्या हो लिक्विड हो, सॉल्वेंट हमारा गैस हो, सॉल्यूट हमारा क्या हो ये भी गैस हो। अब देखो सॉल्यूट हमारा क्या हो गया सॉलिड, इसका एग्जाम्पल होता है कैम्फर, कैम्फर का स्टेट होता है क्या सॉलिड इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस में ये क्या होते हैं कैम्फर डिसॉल्व कर जाते हैं। दूसरा ये होगा I2 गैस इन एयर, आयोडीन एयर में सॉल्युबल होता है। अब देखिए लिक्विड इन गैस ये होते हैं क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड इन नाइट्रोजन। अब देखिए क्लोरोफॉर्म क्या होता है लिक्विड, नाइट्रोजन गैस, और इसका एग्जाम्पल ये भी जो होगा ये ले सकते हो ह्यूमिड एयर, इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा ह्यूमिड एयर। हवा में जो जल के मॉलिक्यूल होते हैं जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, तो एयर हमारा क्या होगा गैस हो गया और जल के मॉलिक्यूल क्या हो गए लिक्विड होंगे। और इसकी मात्रा ह्यूमिड एयर बरसात में अधिक होता है, गर्मी के दिनों में जल में मॉइस्चर की मात्रा या जल की मात्रा कम होती है। और तीसरा हो जाएगा ये गैस का गैस में सॉल्यूशन एयर, इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्लस
अदर गैस जो होंगे ये क्या होते हैं, ये डिसॉल्व होते हैं। जिसकी मात्रा अधिक होगी वो सॉल्वेंट और जिसकी मात्रा कम होगी वो सॉल्यूट। अदर गैस को हटा दो। अब मान लो देखो ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन हो गया कितना 78%, तो ये हो जाएगा कि ऑक्सीजन का नाइट्रोजन में सॉल्यूशन। और यहाँ जो होंगे ये सॉल्वेंट का अवस्था गैस होता है, इसको नाम देते हो गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। और इस तरह से फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसके आधार पर हम लोग इसको क्या करते हैं 9 भाग में बांटते हैं। सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन, लिक्विड का सॉलिड में सॉल्यूशन, गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन, फिर लिक्विड का लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन, लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन, गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन। ये होगा सॉलिड का गैस में सॉल्यूशन, लिक्विड का गैस में सॉल्यूशन और गैस का गैस में सॉल्यूशन। ये 9 प्रकार के सॉल्यूशन होंगे। ये भी हमारा सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन हो सकता है सॉलिड सॉल्यूशन कि ये वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का अवस्था क्या हो, सॉलिड हो। वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का अवस्था अगर लिक्विड होता है तो उसको नाम दोगे लिक्विड सॉल्यूशन। और वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का अवस्था गैसीय होता है उसको नाम देंगे क्या, गैसीय सॉल्यूशन। अब इसका दूसरा एम लेते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के आधार पर। दूसरा एम लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। अब इसका क्लासिफिकेशन का दूसरा एम लेते हैं और इस बार ये एम होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। ये हो जाएगा दूसरा एम होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट की मात्रा जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो। इस आधार पर इसको हम लोग ये कहते हैं, एक होता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और दूसरे को नाम देते हो क्या, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सामान्यतः ये कहते हैं कि अगर फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट की मात्रा कम हो तो डाइल्यूट, और फिक्स वॉल्यूम में ऑफ सॉल्यूशन में या फिक्स मास ऑफ सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट का मात्रा अधिक होता है तो उसको क्या कहेंगे, ये कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इसको हम सीधा ये डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्यूशन which contains lower amount of solute in unit volume of, फिक्स भी कर सकते हो, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लोग नाम देंगे क्या कहेंगे, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, या अमाउंट को वॉल्यूम से भाग दे दो, या ये भी कह सकते हैं कि ये क्या होगा फिक्स्ड वैल्यू से या फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें क्या होते हैं, ये क्या होंगे, ये हो जाएंगे लार्जर अमाउंट। अगर मान लो यूनिट वॉल्यूम में अधिक सॉल्यूट का मात्रा हो तो वो कहलाएगा क्या, कंसंट्रेटेड। जैसे मान लीजिए सपोज करो एक है हमारा सॉल्यूशन ए और दूसरा है सॉल्यूशन बी। अब देखिए स्थिति ये है कि 100 ग्राम H2O में इसमें ये हो गया 5 ग्राम NaCl। अब इसमें मान लो 8 ग्राम NaCl, ये कितने में है, ये है 100 ग्राम H2O। अब देखिए यूनिट में क्या होगा 5/100, ये क्या होगा 8/100। तो इसकी मात्रा कम हो गई, इसकी मात्रा क्या हो गई, अधिक हो गई। तो ये कह सकते हो कि सॉल्यूशन ए जो होंगे ये क्या होंगे, ये कहलाएंगे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। किसके सापेक्ष, और ये हो जाएगा सॉल्यूशन बी
ये हो जाएगा आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर ये कंसंट्रेशन कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, देखो ये रिलेटिव टर्म होता है। अगर मान लो हम सॉल्यूशन बी को हटा लें तो सॉल्यूशन ए को ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं, और ना ही कंसंट्रेट कहेंगे। अब मान लो अब कर ले कि 100 ग्राम में 2 ग्राम NaCl घुला दे, तो उस स्थिति में जो सॉल्यूशन था वो डाइल्यूट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। कोई भी सॉल्यूशन फिक्स्ड नहीं होता कि ये डाइल्यूट है और ये कंसंट्रेटेड है, ये निर्भर करता है कि हमारा रिलेटिव सॉल्यूशन क्या है, यानी हम किस सॉल्यूशन के सापेक्ष तुलना करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ऐसा सॉल्यूशन है, जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सॉल्यूशन ए का ही लेते हैं। ये मान लीजिए 1000 मिलीलीटर में 0.25 मोल NaOH जो होगा ये घुला है फर्स्ट स्थिति में, ये सॉल्यूशन बी है, तो ये हो जाएगा 1000 मिलीलीटर में 0.10 मोल NaOH घुला है। अब देखिए ये दोनों वॉल्यूम क्या है, समान है। अगर मान लो भाग देते हो तो इसमें भी 1000 से डिवाइड होगा, इसमें भी 1000 से भी डिवाइड होगा, इसमें मोल की संख्या क्या है, अधिक है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्या, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। और ये क्या होगा, ये हो जाएगा क्या, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष ये कंसंट्रेटेड होगा और इसके सापेक्ष जो होगा ये क्या होगा, ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से एक चीज और कह सकते हो कि मान लो जिस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ मोलारिटी हो, नॉर्मलिटी हो, मोलालिटी हो, परसेंटेज हो, फ्रैक्शन हो, तो इस जो अधिक होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेटेड, और जो कम होगा वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड होगा। दूसरा इसका क्लासिफिकेशन ये होता है जिसको नाम देते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं कि वैसे सॉल्यूशन को जिसमें सॉल्यूट की मात्रा या जिस वैसे सॉल्यूशन में जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो, और इसमें क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होंगे। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, ये होगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये हो जाएगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन सॉल्यूशन, डिसॉल्व्स इन सॉल्यूशन, ये कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये कहेंगे कि इसको नाम दोगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डज नॉट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। अगर मान लो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो तो उसको नाम दोगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं है तो इसको नाम देंगे क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से तो हमको कोई विशेष मतलब नहीं होता, लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन से हम काफ़ी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कहा कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मैक्सिमम मात्रा डिसॉल्व हो, अब उससे अधिक अगर सॉल्यूट डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं करेगा। तो ये हमको कैसे पता चले कि अब इसमें और अधिक सॉल्यूट डालते हैं तो ये डिसॉल्व नहीं करेगा। मान लो सपोज करो ये हमारा कोई सॉल्यूशन है, ठीक, और ये सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। तो हम इसको कैसे पता करेंगे, मान लीजिए एक एक मॉलिक्यूल हम डाल रहे हैं, तो जब तक सॉल्यूट घुलते जा रहा है तब तक इसमें सिर्फ एक फेज होगा, वो होगा लिक्विड फेज।
और जैसे ही सॉल्यूट डिसॉल्व करना बंद करेगा, हमने एक मॉलिक्यूल डाला, अब ये सॉल्युबल नहीं होगा, तो ये कंटेनर के बॉटम में या पेंदे में आकर जमा हो जाएगा। और जैसे ही एक ड्रॉप ये या एक मॉलिक्यूल सॉल्यूट आया, वैसे ही इस सिस्टम में फेज की संख्या एक से बढ़कर 2 हो गई। एक हो गया लिक्विड फेज और दूसरा हो गया क्या, सॉलिड फेज। तो अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें 2 फेज इक्विलिब्रियम में हो। तो ये भी हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ये कह सकते हैं कि सच सॉल्यूशन इन विच two phases are in equilibrium, यानी जिसमें 2 फेज इक्विलिब्रियम में हो, उसको नाम देंगे क्या, ये नाम देंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लो देखो हम इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बना दिए, ये हो गया आपका लिक्विड फेज और ये हो जाएगा क्या, सॉलिड फेज। अब सॉलिड फेज के जगह हमने ले लिया मान लो NaCl सॉलिड और ये हो जाएगा लिक्विड फेज, हो गया NaCl का सॉल्यूशन। ठीक, 2 फेज है। अब जिस रेट से सॉलिड लिक्विड में जाएंगे, उसी रेट से सॉल्यूशन से सॉलिड जो होगा ये क्या होगा, ये सेटल डाउन करेंगे। यानी सोडियम क्लोराइड जिस दर से डिसॉल्व करेगा, ठीक उसी दर से सॉल्यूशन से सोडियम क्लोराइड क्या होंगे, ये प्रेसिपिटेट भी करेंगे या पात्र के पेंदे में भी बैठेंगे। तो जो भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये इनके बीच एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाएगा और ये बनाएगा क्या, सॉल्यूशन। और जब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाएगा, तो देखो हम इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल करके अलग अलग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इसमें देखिए 2 तरह के रिएक्शन थे। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो गया, सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलेगा और सॉल्यूशन का निर्माण करेगा, और इस प्रोसेस को नाम देते हैं क्या, डिसॉल्यूशन कहते हैं। और बैकवर्ड प्रोसेस अगर चलोगे तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट सेपरेट होंगे और इस प्रोसेस को नाम देते हैं, ये होता है क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसी को आगे जब बढ़ेंगे तो किसी चैप्टर में हम प्रेसिपिटेशन भी जो होगा ये कहेंगे। और जब ये इक्विलिब्रियम में होते हैं तो ये होगा एट इक्विलिब्रियम में होता है क्या, रेट ऑफ डिसॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होंगे, उस स्थिति में रेट ऑफ डिसॉल्यूशन ये बराबर होगा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। यानी जिस दर से ये सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, उसी ढंग से सॉल्यूशन में से सॉल्यूट क्या होंगे, अलग होंगे। तो ये विशेषता हो जाएगा क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। अब देखो यही जो डिसॉल्यूशन होता है, अब मान लीजिए इसी को हम सॉल्युबिलिटी से भी जो होगा ये इंडिकेट करते हैं कि अगर मान लो और अधिक मात्रा में सॉल्यूट घुला, इसको हम सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हैं। मान लीजिए अगर बैकवर्ड चलाओ तो सॉल्यूशन से सॉल्यूट अलग हो गए, इसको प्रेसिपिटेशन भी कह सकते हैं। और जब ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो हम इससे काफ़ी इंफॉर्मेशन आगे निकालेंगे कि किस तरह से इसी आधार पर इसके सॉल्युबिलिटी का डिस्कशन करते हैं, इसी आधार पर इसके प्रेसिपिटेशन का भी जो होगा ये डिस्कशन करते हैं। तो ये कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर मान लीजिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में नहीं आते, और जब ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे तो इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो जब ये लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल नहीं कर सकते तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से हमको कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होता है। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन किसे कहते हैं।
इसका कैरेक्टर क्या है, इसकी विशेषता क्या है और इसके टाइप क्या है। अब आगे हम लोग इसी चैप्टर में क्रमशः आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।